यार चल हो गया शुरू और टपक टपक रहा है। ओके सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। छोटा सा इंटरव्यू करूँगा। अभी मैं हूँ गोहाना और मेरे साथ हैं भाजपा के ऑब्जर्वर जो जिनकी ड्यूटी लगी पश्चिम बंगाल में, असम में, नागेंद्र शर्मा जी। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया जी। बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है। वाह जी वाह, मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं था मैं बंगाल के बारे में और असम के बारे में कोई जानकारी ले पाऊँ। तो मैंने आपकी पोस्ट देखी अमित शाह के साथ, और जब मैं अमित शाह के लिए आप कोई किसी की भी फोटो देख लूँ, स्पेशली उनकी जो जिन्हें मैं जानूँ, मैं वो गढ़ा राजी हो जाऊँ, उस फोटो में मैं दो बार ना एक के बार लाइक करूँ। मैं ऐसा है, पहले तो आपको अपना मीडिया धर्म निभाना चाहिए था। भाई साहब मैं यूट्यूबर हूँ। आपको किसी ने रोका नहीं, आपको आना चाहिए था जी। आपको वहाँ पे कवर करना चाहिए था। हमारे हरियाणा के जितने भाई लोग उनको बताना चाहिए था। उसका मैं बताता हूँ महत्वता क्या है। जितनी भी जगह हम इलेक्शन में जाते हैं, अलग अलग जगह, आपने अपनी स्टेट में भी देखा था, आपने यहाँ अपना बाई इलेक्शन भी कवर किया था बड़ौदा वाला, फिर आप अम्बाला मिले थे जी। दोनों जगह डिफरेंस देखा था आपने, लोग कैसे इलेक्शन लड़ते हैं, क्या फ़र्क है, कैसे कंपेनिंग है, किस तरह होती है जी। आप असम भी अगर देखोगे तो वहाँ पे भी बहुत अलग तरीके से इलेक्शन लड़ा जाता है। हमारे यहाँ पे जिस तरह सिस्टम है, हम लोग जिस तरह कन्विंसिंग करते हैं या जिस तरह लोगों में प्रचार प्रसार करते हैं, हर एक जगह का अपना एक तरीका है। तो आप वहाँ आते तो अच्छा लगता है और मेरे को लगता है कि हमारे हरियाणा के जो लोगों को पता भी लगता है इस बारे में और एक अवेयरनेस आनी भी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई पहले मैं बता देता हूँ मेरे चार जिन से मैं बड़ा खुश होता हूँ। ओवैसी साहब का काम देख के मैं बड़ा खुश होता हूँ, राहुल गांधी जी को मैं देख के बड़ा खुश होता हूँ, अमित शाह और मोदी जी का भी कार्यक्रम में देख के बड़ा खुश होता हूँ। तो जब बात अमित शाह जी के साथ आई, इनकी फ़ोटोज़ देखी, मेरा दिल मैं इतना एक्साइटेड होगा कि मैं बात करूँ कि असम में कौन जीतने वाला। डेफिनेटली इनकी ड्यूटी थी भाजपा की तरफ से, तो ये तो भाजपा को जिता के आ रहे हैं। पर क्यों, कैसे, कहाँ से, हाउ कैन इज़ पॉसिबल, कभी सुन में आओ भाजपा की मंत्री की उसकी गाड़ी में ईवीएम मिली और वो मिली और वो मिली। तो भाई साहब पहला सवाल तो यही कि आपका असम और बंगाल में क्या सीन रहेगा अब? देखो, जिस तरह का आपने पीछे हमारा देखा, असम के अंदर पहली बार हमारी लास्ट टाइम सरकार बनी थी जी। सरकार ने पूरे 5 साल किए। और मज़े की चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हरियाणा के अंदर जितनी सरकार रही है, हमारा मुख्यमंत्री कोई भी रहे हो, 5 साल के बाद लोग कहीं कुछ ना कुछ कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। पर असम के अंदर मैंने एक चीज़ देखी, आप असम, लोअर असम से अपर असम तक चले जाओ, कोई भी आदमी वहाँ के मुख्यमंत्री जी को कोई खिलाफत नहीं थी उनकी, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। दूसरे वहाँ पे बहुत बड़े नेता हैं, हिमंतो बिस्वा शर्मा, उनका अपना एक प्रभाव है। आप उनको अगर देखेंगे, जैसे आदित्य योगीनाथ जी हमारे जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, उनको लोग मानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इसी तरह से असम में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। और रही बात जो जीत की आपने कही है, जो माहौल अगर आप वहाँ जाते तो आपको देखने को मिलता, जीत हमारी सुनिश्चित है। भाई साहब मैं चला जाता वहाँ पे, प्रॉब्लम क्या आती है, मेरा एक बार मन करा मैं पंजाब को कवर करूं। जब इलेक्शन था एमपी का, तो मैंने पंजाब में जैसे ही एंट्री करी ना, तो पंजाब के बोर्ड पे, पंजाब के किलोमीटर जो हुआ है थंबनेल सा, उस पे, पंजाब की बसों पे, दुकानों पे, हर जगह पंजाबी लिख रखी थी। बहुत कम जगह इंग्लिश लिख रखी थी मैं पढ़ पाऊँ। पंजाबी मैंने यूँ ही नहीं पता ये सौदा क्या है। एक लुधियाना तो बेशक से पढ़ना आ गया, मैंने थोड़ा सा ट्रिक मार के, नहीं तो मैंने पढ़ना ही नहीं आया। क्या असम में मैं क्या पढ़ता भाई साहब? आप तो भाजपा की तरफ से थे, भाजपा के बुद्धम शरणम गच्छामी थे आप तो। अब वो तो आपने रहना उन्हीं के साथ था। मैं कित धक्के खाऊं, मेरे गाँव आ गया कि शहर आ गया कि डिस्ट्रिक्ट। देखो, हम भाजपा के साथ हैं, पार्टी हमारी भेजती है, संरक्षण भी देती है जी, परंतु परंतु लैंग्वेज नहीं सिखा के भेजती। वो तो मैं मैनेज कर लेता। हाँ, पर लेकिन हमें वहाँ पे कौन सी कंस्टिट्यूएंसी है कि मेरे लिए समस्या थी, अदरवाइज मैं आ जाता। मैं अच्छा लगता आप आते तो, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर। आपकी कहीं ड्यूटी थी खैबरवती, कोई ऐसी कंस्टिट्यूएंसी? नहीं, खैबरवती नहीं, वो थी बरखेतरी। बरखेतरी गुवाहाटी इसके पास है जी। हाँ। तो बरखेतरी में क्या समीकरण थे? आपने क्या लगा भी कैसे आप का जो उम्मीदवार था जीत रहा है, हार रहा है? वहाँ पे ब्राह्मण, जाट, पंजाबी, नाई, क्या समीकरण थे? देखिए, वहाँ क्या था सिस्टम? कास्टिज्म इतना नहीं है वहाँ, धर्म पे जरूर बात होती है, हिंदू मुस्लिम की है। हमारे वहाँ पे जो कैंडिडेट था वो है नारायण डेका जी, वो पहले भी विधायक रहे हैं 5 साल वहाँ पे। मुस्लिम वोट वहाँ पे 1,11,000 है और हिंदू वोट है 84,000। हिंदू 84,000, मुस्लिम 1,11,000 जी। अब आदमी जब देखता है कि जो विधायक था वो हिंदू है, तो आपने पूरा हिंदुइज्म पे कार्ड खेला है? और वहाँ कार्ड नहीं खेला, वहाँ पे एक तो जो हमारी छवि है कैंडिडेट की बहुत अच्छी है। आप ये देखिए, ये तो ना नहीं, स्वाभाविक नहीं है, वो फिर विधायक बना कैसे? एक ऐसा तो नहीं है कि एक रातों रात वो 1,11,000 हो गए।
हर हिंदू 84,000 रहेगा, उसका भी एक पीरियड होता है ना कुछ तो ट्रिक होती है। नहीं तो दीपेंद्र साहब कभी नहीं हारते, अब की बार हार गए, पता नहीं क्या कारण भाजपा वाले खेल गए। दुष्यंत जी कभी नहीं हारते, अब की बार हार गए, पता नहीं भाजपा वाले क्या चालबाजी कर गए। कुछ ना कुछ तो भाजपा के पास ऐसा हुक्म का इक्का है ना। देखो दो चीज़ है, चालबाजी जो वर्ड है जी, एक हम बोलते हैं स्मार्टनेस और एक बोलते हैं चालाकी। चालाकी थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, तो चालबाजी ना बोल के आप उसको ये बोल सकते हो कि भाजपा एक स्मार्ट वर्कर है उनके पास, और जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो स्मार्ट है। जरूरी नहीं, देखो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी की जागीर नहीं है। आज तक का इतिहास उठा के देखो, आप मेरे को बताओ, चोई देवीलाल इतने बड़े नेता हमारे जो कि उप प्रधानमंत्री तक गए और शायद प्रधानमंत्री की कुर्सी भी उनको ऑफर की गई थी, उन्होंने खुद ठुकराई थी। जब वो रोहतक से 2-3 बार इलेक्शन हार गए तो स्वाभाविक है कोई भी हार सकते हैं। उस टाइम तो भाजपा का यहाँ पे बैग उठाने वाला भी कोई नहीं वो था। भाजपा एक अलग बात है, पर किसी ने तो हराया ना, जिसने उनको हराया आज वो हार गए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल साहब के भी खिलाफ कुछ सुनिए। मामला पहले चल मैं आपको रहा है। छोटी सी एक बात बताता हूँ। जी, आप खिलाड़ी रहे होंगे, तो एक क्रिकेट का एक मैच हुआ था जो बड़ा ऐतिहासिक मैच था, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बनाए थे। और कमेंटेटर साहब ने एक बात बोली थी, कहता भी 2 घंटे, मतलब इस मैच को देखा हमने, पूरी इनिंग को देखा है, ये अगर कोई ब्रेक करेगा इसको, मतलब रिकॉर्ड तोड़ेगा कोई, इतिहास उसको याद रखेगा, और वो पार्टी मतलब वो जो क्रिकेट की जो टीम है वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया ही होगी। पर मात्र 2 घंटे के अंदर उसको धराशायी कर दिया साउथ अफ्रीका ने 438 रन बना के। तो ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज, वो कहते हैं ना कि हम लोग कोई भी जो स्थिरता है, स्थिरता कोई वो नहीं है कि भाई इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल, राइट। तो हम उसमें कह सकते हैं कि नथिंग इज, क्या कहते हैं उसको, कि भाई जैसे मील का पत्थर हम बोलते हैं ना कि वो पड़ा है तो पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है आज के टाइम में। तो 2024 के इलेक्शन की हरियाणा की तैयारियां में आपने शुरुआत कर दी कि सुना है कि हुड्डा जी के ऊपर भी कुछ शिकंजा कसा है। शिकंजा क्या कैसा है, देखो उसमें 2 चीज़ है। मैं तो यही कहूँगा, वो आपका जो केस था वो ऐसा तो था नहीं कि सरकार ने उसमें कुछ किया है ना, वो आपका अदालत के अंदर था, और अदालत ने फैसला सुना है कि उनके ऊपर जो धारा लगाई गई हैं उसी के मुताबिक उनके फिर जो डिसीजन आएगा। तो इसलिए कहते हैं भाजपा जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, वहाँ पे जो भी रिजल्ट रहे उसके नेक्स्ट डे अपने नेक्स्ट इलेक्शन की शुरुआत कर लेती है। तो ये आपकी 2024 की शुरुआत है हरियाणा की। हम चलो इस बात पे भी नहीं ज्यादा जाएंगे। नहीं ज्यादा नहीं, पश्चिम आप आओ। बंगाल का क्या सीन है? नहीं 1 मिनट, आप आओ, मैं तो कहता हूँ आप आओ जी। आपको लगता है कि ऐसा नहीं कि भाजपा ने किया है जी, भाजपा ने तो प्लॉट नहीं बंटवाए थे कि आप पहले प्लॉट बांट दो फिर हम आपके साथ ऐसा करेंगे, ऐसा तो नहीं था। तो फिर ये बात आपको आज ही एकदम पता चल गई, केस करा, नहीं तो अगर पहले भी कर देते, केस क्योंकि 2024 में इलेक्शन आने वाला है, कहीं ना कहीं हुड्डा साहब स्ट्रांग हो रहे हैं, और तो सोचा अब इसको पे कार्रवाई शिकंजा नहीं, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। 2024 की आप बात करें, हम 2021 में बैठे हैं जी, है ना, 2024 बहुत दूर है। और सबसे मजे की चीज, इसीलिए तो उनका केस आगे आगे चलता चलता सुप्रीम कोर्ट तक, राजनीति तो नहीं, राजनीति क्षेत्र के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि नथिंग इज परमानेंट। जो मैं अभी 2 मिनट पहले आपको बोलना चाह रहा था, नथिंग इज परमानेंट। यहाँ पे आपके जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज होते रहते हैं। आप सोचिए, कभी आपने सोचा था कि भाजपा इस तरह से बहुमत में कभी सरकार बनाएगी हरियाणा के अंदर? सोचा था आपने? कभी आपने सोचा था कि इंदिरा गांधी जी के बाद कोई इतने बहुमत से सरकार दोबारा केंद्र में लेके आएगा? मैंने तो ये भी नहीं सोचा था किसान रोड पे आ जाएंगे सर। किसान रोड पे कहाँ आ गए? किसान खेतों में है। आज मैं तो जो वो बॉर्डर पे बैठे, बताता हूँ ना आपको। आज मैं इधर से आया हूँ अपना असंध की साइड से, दोनों तरफ कटाई चल रही थी मेरे। अब ये तो काम अब तो ये काम करना तो पड़ेगा ना। आप चाहते इसी वेट में थे कि भाई खेती का काम शुरू हो जाए, फिर यहाँ से लोग उठ जाएं, फिर अपना मामला देखो उसमें 2 चीज़ है। मैं चलो आपकी बात को बढ़ा रखता हूँ। घरों के अंदर एक कहावत है ना, बोला भी राड़ता बाढ़ भली, सुनिए ना आपने बात। तो हम ये चाहते हैं भी ठीक है, जिसको अपना काम पता है और वो अपने काम पे लग जाए, तो ऐसी बात ही नहीं है कोई। क्यों लड़ाई झगड़ा करना है? क्यों किसी को उल्टा बोलना है? क्यों किसी को भाजपा नहीं बुरा बोलना चाहती, लेकिन जो अभी सुना था कि ऐसा मैंने सुना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म दिवस था उस पर भाजपा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जालसाजी करे, लेकिन वो सफल हो नहीं पाई। तो वो प्रोग्राम भी कई जगह अच्छा सा हो नहीं पाया। नहीं ऐसा नहीं है। आप एक काम देखिए, आप उठा के जी हमारे जितने भी नेतागण हैं उनके फेसबुक अकाउंट हैं, अब देखिए बड़े अच्छे प्रोग्राम हुए।
आप देखो उठा के। हाँ, ये तो मैं कई बार देखता हूँ, जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो विधायक ये कह देते हैं सर ऊपर से जवाब है कि इंटरव्यू हम दे नहीं सकते, तो ये तो मैं कई बार देखता हूँ। कर इस विषय पे नहीं जाऊँगा मैं ये पूछ रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है, असम का आपने बताया कि स्थिति थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है आपके हिसाब से, पश्चिम बंगाल का क्या सीन है? देखो पश्चिम बंगाल में भी अब मजबूती में है। आप जिस तरह से रुझान देख रहे हो जी, अमित शाह जी का एक रोड शो वहाँ पे हुआ था नंदीग्राम के अंदर, 1.25 लाख हिंदू वोटर है, 1 लाख उनके रोड शो के अंदर था। ये छोटी बात नहीं है। और जब वहाँ से अगर बात यही है क्योंकि एक हिंदू कम्युनिटी का आप साथ चलते हुए फिर भी 25,000 आपके पास आ नहीं पाए, 25,000 आ नहीं पाए, मैं समझ 1.25 लाख में से 1 लाख लोग ही आ पाए, 25,000 कहाँ रहेंगे सर? 1.25 लाख हिंदू वोटर है, सिर्फ हिंदू वोटर है, हाँ, उसमें से 1 लाख ही आ 1 लाख तो रोड शो में था। हाँ, 25,000 क्यों नहीं आ पाए? 25,000 क्योंकि सारा हिंदुइज्म पे तो कार्ड खेला है आपने। तो फिर काम भी तो हो सकता है लोगों को यार, ऐसा तो थोड़ी है कि हाँ ये बोलो कि अगर जब जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन बाहर क्यों नहीं आया, तब तो मेरे को समझ में आती है। पर रोड शो में तो मतलब घर से अगर मैंने 2 आदमी भेज दिए, जरूरत नहीं 5 के 5 जाए। अगर मान लो मैं रोड शो करूं और 5 गाड़ियां खड़ी कर दूं, पीछे जाम लग जाएगा और मैं कह दूं मेरा ये रोड शो है, वो तो आप देखो ना ड्रोन से बना हुई है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि क्योंकि सामने पीछे जब जाम फोटो है। लगेगा तो रोड शो नहीं दिखेगा जगदीप के साथ है ना 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 रोड शो आपका एक जीतने लोग, का वादा है कि भाई हाँ रोड शो अच्छा हुआ तो हम जीत रहे हैं। मैंने आपको 2 मिनट हरियाणा के अंदर जब भी अच्छी रैलियां होती हैं तब कोई भी रैली भाजपा की सक्सेस नहीं होती लेकिन जीत जाती है। अब रोड शो अच्छा हुआ तो हम मैंने जगदीप जी इंटरव्यू स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी, आप शायद भूल गए कि हर जगह का एक अपना इलेक्शन लड़ने का अलग तरीका है। वहाँ पे जो रोड शो है ना उसका एक अपना महत्व है। हम रैली किसको बोलते हैं? बड़ी जनसभा को। यहाँ पे हरियाणा के अंदर कि भाई रैली है, रैली मतलब एक ग्राउंड भर देंगे, नेता आएंगे, बोलेंगे, अपने भाषण देंगे, अपने विचार रखेंगे। वहाँ पे वो रैली नहीं है, वहाँ पे रैली रोड शो को बोला जाता है। अंधभक्त क्रिएट किए जाते हैं, मतलब अंधभक्त कहाँ क्रिएट नहीं होते हैं, कहाँ क्रिएट नहीं होते। वो तो आज अगर मैं आपसे बात करूँ, आप भी किसी भगवान को मानते होगे, अब आप उस भगवान को मानते हो तो इसका मतलब थोड़ी आप अंधभक्ति कर रहे हो। नहीं, अगर भगवान का जिक्र है तो मैं डेफिनेटली अंधभक्त बनना पसंद करूंगा मैं। तो अगर शिव जी है तो मैं अब अब यही बात है, ये बात है आस्था की। अब आपकी आस्था वहाँ पे है, किसी की मोदी साहब में है, तो उसमें अंधभक्त कहना, मैं बुरा भी नहीं मानते हम लोग इस चीज में, हम तो खुशी है। मैं ये बात 10 बार कहूंगा तब बुरा मानना शुरू, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। जैसे ममता जी जब स्टेज पे आती है तो जय श्री राम के नारे लगाते थे, इरिटेट किया जाता है और ये आपकी मोनोप्लेट है, आपका सिस्टम है। नहीं, वो इसलिए मैं आपको वो भी, हालांकि उन्होंने बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं सनातनी हूँ, चलो आप एक बात लेकिन आपने ये कहलवाना पड़ा, मजबूरी रही नहीं। पर आप एक बात बताओ, आपने इतना इरिटेट कर दिया उस सिस्टम। नहीं, हमें इरिटेशन की बात नहीं है। हो सकता है कि किसी का देखो हर ड्यूअल फेस भी हो सकता है। गुस्सा आ रहा है आपको? नहीं, मेरे को नहीं आ रहा। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से, आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया है कि हर आदमी के 2 चेहरे हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक चेहरा जो दीदी दिखा रही हैं और दूसरा चेहरा भी तो हो। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, बोलना नहीं चाहिए किसी धर्म के बारे में जी। हमारे हरियाणा की ये इंसिडेंस है जी। एक दोस्त का कोई बड़ा अच्छा मित्र था, कॉलेज में पढ़ते थे दिल्ली के अंदर, और दोनों बड़े अच्छे मिलते, वो भी राम राम करता, वो भी दूसरे को राम राम करता। उसके घर में कोई दावत थी, वो चला गया वहाँ पे। उस लड़के ने देखा भी मैं सीनियर हूँ, आज ने मेरे को राम राम भी नहीं करी, तो उसने बोला रहे तूने राम राम नहीं करी, कह रहा भाई साहब मेवात में हो, यहाँ राम राम नहीं कह सकता मैं। हाँ, मेरी बात समझे? तो जब किसी के मुंह से राम राम कहलवाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जैसे आपने बोला कि हिंदू तो हमारे अंधभक्त है, तो उन मुसलमानों को भी तो पता लगे कि ये हिंदू कितनी है या मुसलमान कितनी है। सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना। इरिटेट कर दिया, कहने का मतलब टैग लगा दिया कि भी श्री राम से चिढ़ती है, चिढ़ती है, चिढ़ती है, तो बोलना चाहिए। मैं हम तो नहीं इसमें अच्छा एक बात बताओ जी, मैं छोटी सी बात बोलता हूँ। आज कांग्रेस या कोई अदर पार्टी हमारे को बोलते हैं कि भारत माता की जय बोला तो ये भाजपा ही है। अरे भाई भारत माता सबकी है, उसमें कोई भाजपा की वो थोड़ी हो रखी है कि भाई हमारी माँ है, वो तो सबकी है जो इस धरती पे रह रहा है, हिंदुस्तान में जो रह रहा है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, किसी भी पार्टी का आदमी है। सही बात है, बोलना चाहिए भारत माता की जय, कोई वो नहीं है। लेकिन क्या भाजपा ये प्रूव करेगी तू भारत का है तो तेरे को भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, तेरे को आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, नहीं तो तू पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चला जा। ये किसी मेरे कांग्रेस कहती है तो ठीक है, आप कह दोगे तो ये है, अगर नहीं बोलेगा तो पाकिस्तानी, ये भाजपा कहती है फिर। नहीं, मेरे ख्याल से देखो मैंने ऐसा बयान ना तो कभी दिया और ना मैंने किसी अच्छे नेता के मुंह से सुना कि अगर आप ये नहीं बोल सकते तो आप पाकिस्तानी हो। हाँ, वो ये जरूर बोल सकता है आदमी कि अगर तू भारत माता की जय नहीं बोल सकता, उसमें तकलीफ है, तो इट मीन्स आप भारत की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। इससे मैं सहमत हूं। तो उसको फिर भाजपा वालों को हमें दिखाना पड़ता है मैं भारत का निवासी और भारत माता की जय, अब मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसा मेरे को ऐसा नहीं यार। अच्छा चलो एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ जी। हमारे हिंदू धर्म के अंदर जी, आप भी हिंदू सनातन धर्म को फॉलो करते हो, मूर्ति देखा जाए तो पत्थर है, नहीं तो भगवान है जी। और दूसरी चीज, चलो मैं मूर्ति के भी जिक्र छोड़ दूं, हमने तो पहाड़ों को भी पूजा है, हमने तो वनों को भी पूजा है,
हमने तो पानी को भी पूजा है, हमने तो आग को भी पूजा है, जी हमने धरती को भी पूजा है, जी। और हमने तो आकाश को भी पूजा है, सूरज को, चांद को, तारे को, किस चीज़ को नहीं पूजा? हमारा धर्म है। तो जिस माँ, सबसे बड़ी माँ कौन है भाई? जिसकी गोद में आप बैठे हो, जी धरती माँ है कि नहीं है? तो समुद्र देवता क्यों बोलते हैं हम, सूर्य देवता क्यों बोलते हैं हम लोग? एक बात बताओ, वो तो देवता है, उनको पूजना तो ठीक है, आप भी जल चढ़ाते हो, हम भी चढ़ाते हैं, सब करते हैं। मुसलमान चांद को भी पूजते हैं। अगर धरती को कोई पूज ले और भारत माता की जय कह दे तो तकलीफ है, गाय को गौ माता कह दो, उसको पूज दो तो तकलीफ है, ये गलत है। नहीं पूछे तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जा। ना ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी अब नहीं मेरा है, एक लास्ट प्रश्न है सर, पर एक हिंदू की आस्था गाय में है जो कि रहनी चाहिए, मेरा मानना ये है, क्योंकि हम बचपन से देखते आए हैं तो होना भी चाहिए। पर हमने कभी ये नहीं कि भाई पाकिस्तानी है तू चला जा। कुछ मुस्लिम भाई हमारे भी हैं जो गाय को पूजते हैं। आप दिल्ली में जाओ, बशीर है, वो गोरक्षक है, गाय के लिए वो पूरा धर्म। आपने कहा था भाई मैं मेवात हूँ, मैं राम राम नहीं बोल सकता, हालांकि मैं मेवात गया था तो मैं बहुत जगह राम राम ही बोला, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भी मैं बोला। और मैं बोलता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं उर्दू मैं चैलेंज करता हूँ, जितने मुस्लिम मेरे को मिले, चाहे वो आसाम में थे, वो थे, उनसे बेटर उर्दू बोल सकता हूँ मैं उनके साथ। मैं कई बार वहाँ मेरे को परहेज नहीं है, मेवात के अंदर मैं कई बार जाता हूँ, जेजेपी का कार्यालय मुझे दिखता है, मैं कई बार वहाँ गया हूँ। वहाँ पे जितने भी मुस्लिम हैं, कोई हिंदू अगर वहाँ पे आ जाए तो सारे मुस्लिम उसको राम राम बोलते हैं। मैं वहाँ के एक व्यक्ति से बोला जो जेजेपी के वोट टिकट लेने के दावेदार थे, मैं कहा जी आप राम राम बोल रहे, क्या फर्क पड़ता है इससे? हाँ, बोला हमारे उलेमा के बच्चे राम बनते हैं, हम उनकी फोटो भी अपलोड करते हैं, ये तो इज्म है फैलाने वाला। सर फैलाने वाले आप, चलो एक बात बताओ, मैं आपको और थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। असम में तो मैं देख के आया ऐसे घर, वहाँ पे क्या है कि अभी भी 4 भाई हिंदू हैं, 1 भाई मुस्लिम है। देखो हम यही बोलते हैं कि हमारी पूजा पद्धति और उनका इबादत करने का स्टाइल जो है वो यही फ़र्क है। इंसान तो वही है, उसी परिवार में से है। 4 भाई हिंदू हैं, 1 भाई मुस्लिम है, पर उसका मन था कि भाई मेरे को तो ऐसे पूजा करनी है, मेरे को ऐसे इबादत करनी है, तो ठीक है, वो उसकी मर्जी है, कोई गलत नहीं है उसके अंदर। फिर आपने घर वापसी का कोई डायलॉग नहीं चलाया वहाँ पे? मैंने डायलॉग क्यों नहीं चलाया? अभी मैंने कही उससे मगर घर में फोटो नहीं आई भाई वहाँ पे? नहीं, भाजपा का इलेक्शन था तो घर वापसी के इतने घरों की घर वापसी करवा दी भाजपा ने। बहुत हुई है वापसी, बहुत हुई है, परंतु अभी भी उससे भी मैंने बात करी, विचार करे तो उसने ये बोली कि इवन उसका जो लड़का है एक हिंदू है, वो कहता है भी मैं हिंदू को करूँगा, मेरे चाचा ताऊ जिस तरह करें मेरे को वो अच्छे लगते हैं। अब आप बताओ इसमें क्या बोलोगे? चलो अब मैं एक प्रश्न पे आ जाता हूँ, पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें जीतनी है सर? देखिए हमारा मकसद है जीत का। कुछ लोग बोलते हैं कि मार्जिन कितना होना चाहिए, मैं कहता हूँ एक जीत की भी सीट से भी जीत है, वो भी आपके पास तो सर्वे आ ही गया होगा, आपके पास नहीं सर्वे क्या, मैं तो आपको कोर्ट है, आपके पास सब कुछ है, तो कुछ ना कुछ सीआईडी तो निकाल ली होगी ना? देखो भाई वो सबके पास है, सबके लिए है, किसके लिए नहीं है? एक बात बताओ, कोई ऐसी पार्टी है जिसके लिए, जिसके पास वो ना हो, या आपको मना करा है? नहीं, एक मिनट, पन्ना प्रमुख क्या कह रहे हैं? किस चीज? हमारे पन्ना प्रमुख जीत दिखा रहे हैं हमारी, हम तो कह ही रहे हैं। कितना 150 के अप्रोक्स होगा? मुझे तो 80-100 के बीच लग रहा है ऐसा सिस्टम लग रहा है मुझे। चलो आप 100 तो मान गए ना? हाँ, इससे पहले भाजपा के बारे में क्या बोलते थे लोग? 100 तो मान गए जी, पहले आई कभी 100 ना? सही बात है। तो फिर तो हम जीत रहे हैं। अच्छा, अब लास्ट प्रश्न आता है सर, बड़ा तीखा प्रश्न है, और जो मेरे भाई हैं, शायद बुरा ना मानियो भाई, और क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं तो मेरे पास ये प्रश्न है, मेरे दिमाग की तो उपज है नहीं, इतना तो मेरा दिमाग है नहीं, लोग आता सुन लो थोड़ा पूछ लो, फिर भी भाई आखिरी बार कहूँ, आज जुड़ कर माफ़ी मांगू, लेकिन प्रश्न जरूरी है, पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है, प्रश्न है भाई साहब, जब भी कोई इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के बीच में या शुरुआत में कहीं ना कहीं हमारे फौजी भाइयों के साथ कुछ ना कुछ घटित होता है घटना। अभी नक्सली हमला होगा, ये हर बार पुलवामा अटैक या इस टाइप के, ये हर बार ही कोइंसिडेंट क्यों है? आप एक बात बताओ मेरे को जगदीप भाई, 2 कंट्री हैं या 2 पड़ोसी लगा लो, हम भी आसपास देखते हैं, कहीं ना कहीं तानाकशी चलती है। 2 कंट्री हैं जो आपस में दुश्मन है, उसमें क्रॉस फायरिंग भी होती है और भी चीज़ें हैं। ये कुछ सरकारें ऐसी थी जो उसको छुपा के रखी, कुछ सरकारें ऐसी हैं जो उसको उजागर कर देती हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाजपा की ये चाल है कि वो हर बार किसी इलेक्शन में सैनिकों को बलि का बकरा बना देती है। बात ये है देखो, सैनिकों को बलि का बकरा बनाया जाता तो हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते, सैनिकों के सम्मान में सर्जिकल स्ट्राइक करे तो आप इलेक्शन जीत के, पुलवामा घटना घटी तो आप इलेक्शन जीत के, नक्सली हमला हुआ तो मैं वही कह रहा, छोटी सी बात भी तो देखो ना आप, इलेक्शन क्यों जीते? अगर कुछ पॉजिटिव किया तभी जीते होंगे ना,
नेगेटिव में तो कोई वोट नहीं देगा। अगर हवा में बातें होती तो कौन वोट देता भाई। आज चाइना तक सड़क बना दी हमने, पहले क्यों नहीं बनी है सड़क? पहले भी तो सरकारें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। अब जैसे पश्चिम बंगाल का ये इलेक्शन खत्म हो चुके हैं तो कोरोना आ गया, नहीं सुनो, उठाने का मुद्दा। चलो कि कोरोना की बात आपने करी, बड़ा अच्छी बात करी जी। ये एक मेरे भी दोस्तों का ग्रुप है, हम भी बात कर रहे थे जी। तो मेरे को भी किसी ने ताना मारा था। मैं बोला यार ये आपकी सरकार क्या करती है, इलेक्शन जहाँ आता है ना वहाँ तो कोरोना नहीं और वैसे कोरोना है। हाँ। है ना, एकदम से कोरोना आ गया जी। मैं आपको खुद बता देता हूँ, मेरी रिश्तेदारी के अंदर भी 2-3 लोग खुद पॉजिटिव हैं और आप भी अपने सराउंडिंग में देखोगे तो ये कोरोना है। हमारे राष्ट्रपति जी पहुंच गए थे अस्पताल, उनको कोई शौक है क्या अस्पताल जाके लेटने का? चलो मैं इस बात पे ज़्यादा सा नहीं कहूँ क्योंकि मेरे परिवार में खुद 2-3 आदमी है वो सीरियस कंडीशन पे, मैं इस बात चलो अभी लोगों के मन में एक बातें चली हुई हैं। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम। बात ये है कि अगर इलेक्शन में भाजपा जीत गई तो किसान जो यहाँ पर बैठे हैं उनको लठों से या हवाई हुक और क्रूक उनको शाम दाम दंड भेद करके उठा दिया जाएगा। अगर वो हार गई तो फिर ये मामला और लंबा चलेगा। यार ऐसा क्यों सोचते हो आप? पहले शाहीन बाग में बैठे थे, हमने तो कितनी लठ मारे, कहाँ कौन से डंडे मार दिए भाई। हाँ एक चीज़ ज़रूर है जी। अटल जी का सपना था कि अटक से कटक तक और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा भगवा फहरेगा, वो सच्चाई सच हो जाएगी जिसकी हमें खुशी है। पर हम डंडे मारने में बिलीव नहीं करते। तो मान लो ये पश्चिम बंगाल का इलेक्शन आप जीत गए, डंडे मारने के लिए पाकिस्तान खूब है हमारे पास। जो आपने 2 मिनट पहले बात बोली थी, हम अपना ही बड़ा सुहा निकाल लेंगे, हम यहाँ नहीं परेशान करेंगे लोगों को, चिंता ना करो आप। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो नागेंद्र शर्मा जी, और बड़े मजा हुआ भाई इनके लिए कड़वी बात करके। ऐसे कड़वे सवालों का जवाब ना तो कोई और दे सकता है ना कोई और पार्टी दे सकती। कैपेसिटी होनी चाहिए कड़वे सवालों का जवाब देने खातर। तो भाई नागेंद्र शर्मा जी हैं और उनके लिए जितना भी मैं भयंकर से भयंकर बातचीत कर सकता हूँ, ये मेरे को खुला निमंत्रण देते हैं। जगदीप आजा किसी भी टॉपिक पर खुले हम। तो भाई आपकी राय के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।